फाइनली आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को बता देते हैं कि यह 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि हिंदी का क्लास चल गया है, तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, जो कि एक क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चलेगा, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी 500 में से आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 60 नंबर तक क्वेश्चन का क्लास चल गया है, तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तब जब जंगली जीवन में मनुष्य के नाखून की ज़रूरत था। 61 का राइट आंसर ए होगा, हमारा जंगली जीवन में होगा। मनुष्य नाखून को ज़रूरत कब था मनुष्य को? तो यही जंगली जीवन में था, यानी जब प्रतिद्वंद्वियों को अपने नाखूनों को प्रहार से पछाड़ता था और उसी से अपना आहार यानी भोजन बनाता था। मतलब प्राचीन समय यानी पुराने समय में आप लोग कह सकते हैं, यानी पुराने ज़माने में जब जंगली के समान था मनुष्य उसी समय। तो आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से सभी प्रश्नों को। अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृति नाखून को जिलाया जा रहा है। 62 का राइट आंसर हमारा सी होगा, प्रकृति। और नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है? तो यह ललित निबंध है। थोड़ा सा एक सेकेंड, तो एक छोटा सा ईयर आ गया था, मतलब बगल में रोड है इसलिए उस पर गाड़ी चलते रहता है, इसीलिए हो गया था, ऐसा ईयर आ गया था। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हमसे पूछा है नाखून क्यों जिलाया जा रहा है, नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? तो यही प्रकृति नाखून को जिलाया जा रहा है। 62 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से टोटल 2 मछलियाँ खरीदा था। 63 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 2 मछलियाँ। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, मछलियों को लेकर कौन भागा था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मछलियों को लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। मछलियों को लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। और संतु मछलियों को लेकर क्यों भागा था? आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। क्या करने के लिए? तो कुएं में डालने के लिए, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए और उससे फिर वह खेल पाए, यानी खेलने के लिए, ताकि मछली जिंदा हो जाए तो उससे वह खेल पाए संतु, यानी इसीलिए मछली लेकर भागा था। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है बार बार, संतु क्यों काँप रहा था? संतु क्यों काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। किससे? तो संतु ठंड से काँप रहा था। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, संतु ठंड से काँप रहा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर, पेड़ पर कैमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कैमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर कैमरा विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। 64 का राइट आंसर हमारा डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, कविता नहीं है। कविता इनमें से कौन नहीं है? तो कविता हमारा कौन इसमें से नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति हमारा कविता नहीं है। 65 का राइट आंसर हमारा डी होगा, शिक्षा और संस्कृति जो है वह कविता नहीं है। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? तो महात्मा गांधी है शिक्षा और संस्कृति के लेखक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। 66 का राइट आंसर हमारा ये होगा, भीमराव अम्बेडकर। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हमारा हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कब? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था।
कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ हुआ था? तब महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गांव के मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। तो हमसे पूछा है भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कवि ने जल पात्र किसे कहा है? कवि ने जल पात्र किसे कहा है? तो कवि ने जल पात्र भक्तों को कहा है। 67 का राइट आंसर हमारा बी होगा, भक्तों को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके न होने पर भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसके अस्तित्व न होने पर भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा? तो भक्त को न होने पर भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसका लवादार और शानदार गिर जाएगा? तो किसका लवादार शानदार गिर जाएगा? तो प्रभु को गिर जाएगा। किसका गिर जाएगा? तो प्रभु को गिर जाएगा। और प्रभु किसे कहते हैं? तो प्रभु ईश्वर यानी भगवान को कहते हैं। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे? कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। और 60 का राइट आंसर हमारा ए होगा, भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। और कब खो बैठेंगे? जब भक्त न होगा तभी वह खो बैठेंगे अपना अर्थ। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? तो एफिल टावर और एवेन्यू दोनों रहा है। 69 का राइट आंसर हमारा सी होगा, ए और बी दोनों रहा है। और एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में स्थित है। और एवेन्यू क्या है? तो एक प्राचीन शहर है। क्या है? तो एक प्राचीन शहर है, जो कि एवेन्यू दक्षिण फ्रांस के में बसा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट शत्रुज क्या है? लास्ट शत्रुज क्या है? तो लास्ट शत्रुज हमारा एक ईसाई मठ होता है। 70 का राइट आंसर हमारा सी होगा, ईसाई मठ। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक प्रकार का चित्रकार था। 71 का राइट आंसर हमारा बी होगा, चित्रकार था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। 72 का राइट आंसर डी होगा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद की मृत्यु हमारा 1900 कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। घनानंद की मृत्यु 1939 ईस्वी में हुआ था। और घनानंद को किसने मार दिया? तो घनानंद के किसने मार दिया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। और कब मारा? तो यही 1939 ईस्वी में मार दिया घनानंद को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? तो सुजान था। क्या था? तो सुजान था घनानंद की प्रेमिका का नाम। और घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो यही सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। कहाँ तक? अपने सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं घनानंद। और घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। और सुजान क्या था? तो सुजान एक नर्तकी था। क्या था? तो सुजान एक नर्तकी था। क्या था? तो नर्तकी था सुजान। सुजान जो कि घनानंद की प्रेमिका थी, वह एक नर्तकी थी। और उसी के पास बादलों को कहता है घनानंद कि जाके तू मेरे सुजान के आंगन में बरसो। तो यही बोला गया है इस चैप्टर में, घनानंद ने बोले हैं सुजान के बारे में। तो आप लोग समझ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो आज का क्लास आप लोग प्लीज़ बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर पढ़ लीजिएगा बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को। तो यह 500 का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी 500 हिंदी में कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपके इसी 500 में से पूछा जाएगा। तो यह 500 का सीरीज का मत छोड़िएगा आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु डर रहा था। 73 का राइट आंसर हमारा ए होगा, संतु। और मछली लेकर कौन भागा था? तो यही संतु भागा था।
और संतु क्यों काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। किससे? संतु से। यही सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संतु क्यों काँप रहा था, मछली लेकर कौन भाग रहा था, मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु डर रहा था। और मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। मछली मतलब संतु काँप रहा था क्यों? तो ठंड से काँप रहा था। और संतु मछली लेकर किस लिए कुआं में भागा था? तो मछली किस लिए लेकर भागा था संतु? तो कुएं में डाल पाए ताकि मछली जिंदा हो पाए, इसीलिए लेकर भागा था। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन में लेखक की बहन, और बी ऑप्शन में दिया है लेखक की माँ, और सी ऑप्शन में दिया है लेखक की दादी, और डी ऑप्शन में दिया है लेखक की फुआ यानी बुआ, यानी फुआ लिखा गया है, बुआ नहीं यानी फुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 74 का राइट आंसर बी होगा। आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। 75 का राइट आंसर हमारा ए होगा, नाखून को कहा है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी जी ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा पाठ लिखा है? तो ललित निबंध को लिखा है। किस निबंध को? तो ललित निबंध को लिखा है। और ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? तो ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध नाखून है, जो कि अक्सर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन आते हैं कि ललित निबंध में से क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाखूनों की ज़रूरत कब थी? तो नाखून की ज़रूरत कब थी? तो जंगली जीवन में थी। कब थी? तो जंगली जीवन में थी नाखूनों की ज़रूरत, जब मनुष्य पशु पक्षी के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी उस समय अपना भोजन उजन अपना आहार वाहार बनाते थे। उसी समय ज़रूरत थी जंगली जीवन में, जब मनुष्य जंगली जीवन के भांति कार्य कर रहा था, उसी समय मनुष्य को नाखून की ज़रूरत थी। यानी नाखून को बढ़ाना, सिर्फ नाखून को ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े नाखूनों को बढ़ाना यानी बड़ा बड़ा रखना। और अभी वर्तमान समय में सभी अपने नाखूनों को काट कर पशुता का त्याग यानी जंगली होने का त्याग कर रहे हैं और मानवता को ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? तो मानवता के ग्रहण कर रहे हैं। आज ये वर्तमान समय में मानवता को ग्रहण कर रहे हैं, नाखून और बाल दोनों को काट कर। तो आप सही विद्यार्थी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि मनुष्य जंगली जीवन में था तो अपना नाखून किससे रंगता था? तो किससे रंगता था? तो वह अलता से रंगता था। किससे रंगता था? तो अलता से रंगता था। और आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मनुष्य अपना नाखूनों को किससे रगड़ कर साफ करता था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनुष्य उस समय अपने नाखूनों को किससे रगड़ कर साफ करता था? तो वह मोम से। किससे? तो वह मोम से रगड़ कर मोम से चिकना करता था, यानी रगड़ कर साफ करता था अपने नाखूनों को, मोम से रगड़ कर यानी चिकना करता था। तो आप सभी विद्यार्थी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ होता है यानी क्या होता है शिक्षक का अर्थ? हम बताए भी थे, पुराने समय में मनुष्य किससे अपना नाखून को चिकना करता है? तो यही मोम से चिकना करता है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। 77 का राइट आंसर हमारा डी होगा। और आपसे एक क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि ग्राम वासनी किसे कहा गया है? तो ग्राम वासनी किसे कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो ग्राम वासनी भी भारत माता को कहा गया है। और किसके जन्म के 6 घंटे बाद उनके माता का देहांत हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके 6 घंटे उनके माता के देहांत हो गए, तो किसके जन्म के बाद 6 घंटे के बाद उनके माता जी मर गए यानी देहांत हो गए यानी मृत्यु हो गए के प्राप्त हुए? तो यही सुमित्रानंद पंत था। कौन था? तो यही सुमित्रानंद पंत के 6 घंटे बाद उनके माता के मृत्यु हो गए थे। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंत को किस रचना पर
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा खाना खा के आए हैं इसलिए बफरिंग हो रहा है। तब पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चित्रम्बा पर हुआ था। 78 का राइट आंसर हमारा ए होगा, चित्रम्बा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था यानी मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, लहू लहुआन कौन भटकेंगे? लहू लहुआन कौन भटकेंगे? तो लहू लहुआन भक्त नहीं, भगवान भटकेंगे। हमारा 79 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर हमारा डी होगा, भगवान भटकेंगे यानी ईश्वर भटकेंगे। आपके ऑप्शन में ना दे भगवान तो आपके ऑप्शन में ईश्वर देगा, तो आप लोग ईश्वर पे भी टिक कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ही भटकेंगे लहू लहुआन होकर, जब भक्त ना होंगे तब। कौन ना होंगे तब? तो यही भक्त ना होने पर भगवान यानी ईश्वर लहू लहुआन होकर भटकेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसका शानदार लवादार गिर जाएगा? और यह क्वेश्चन क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे। तो किसका लवादार शानदार गिर जाएगा? तो प्रभु को गिर जाएगा। 80 का राइट आंसर हमारा ए होगा, प्रभु को लवादार शानदार गिर जाएगा। और कब गिरेगा? जब यही भक्त ना होगा तब। कब गिरेगा? तो भक्त को ना होने पर गिरेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को पकड़िएगा और प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और एक एक क्लासेस वही क्वेश्चन पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जाएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हिंदी में, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जिसमें से 40 से 45 क्वेश्चन आपके बुक के होंगे और बाकी 55 से 60 58 के बीच में होंगे हमारा किसका? तब हिंदी व्याकरण का। तो आप सभी व्याकरण भी पढ़ाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं तो 50 में 50 आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा, हमारा यह गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसके माँ के कितने संतानें थी? तो मंगू को छोड़कर टोटल माँ की 4 संतानें थी। आपसे पूछे मंगू की माँ के कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ के टोटल 4 संतानें थी। और मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर क्या कर तो मंगू को छोड़कर माँ के कितनी संतानें थी? तो टोटल 3 थी। कितनी थी? तो 3 थी। हमारा 81 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 3 थी। माँ के कितने संतानें थी? तो यही 3 थी। 81 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। 82 का राइट आंसर हमारा बी होगा। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भागकर बहादुर आया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा है? तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा? तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। और भोर होते ही चला गया उत्तर प्रदेश की तरफ और लेखक के यहाँ पहुँच गया, जो कि लेखक के साला लाया था। किसने, कौन लाया था? तो लेखक के साला लाया था लेखक के घर। कहाँ लाया था? तो लेखक के साला लाया था लेखक के घर। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अक्सर, बहादुर को कौन लाया था लेखक के घर? तो लेखक का साला लाया था। कौन लगाया था? तो लेखक का साला। और बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगा दिया? तो लेखक के रिश्तेदार यानी अतिथि ने। जो अतिथि का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं आता है। क्या होता है? तो जो स्वयं आता है हमारे घर या आपके घर या किसी प्रकार के घर आता है कोई, तो उसे कहा जाता है अतिथि। यानी कोई भी आपके प्रवेश घर करेगा तो उसको अतिथि कहते हैं, यानी जो आता है तो उसे अतिथि कहा जाता है। तो लेखक को किसने, मतलब बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? तो लेखक के रिश्तेदार ने। और लेखक के रिश्तेदार के कितने रुपये खो गए थे? तो यही 11 रुपये खो गए थे, जो कि चारपाई पे रखे हुए थे। तो आप सब विद्यार्थी उन्हें याद कर लीजिएगा। 82 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 83 नंबर, भारत कहाँ बसती है? भारत कहाँ बसती है? तो भारत हमारा गाँव में बसता है। 83 का राइट आंसर हमारा बी होगा, गाँव में बसता है। और भारत माँ की मुख्य तुलना कवि ने किससे की है? क्वेश्चन पूछता है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है। किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद कर लीजिएगा, किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से की है कवि। भारत माँ की मुख तुलना क्या किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम था? पारसियों के धर्म का क्या नाम था? तो पारसियों के धर्म का जरतुष्ट नाम था। 84 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, जरतुष्ट नाम था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
अब भारत से हम क्या सीखे यह क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो भारत से हम क्या सीखे यह क्या है, तो भाषण है। क्या है, तो भाषण है। और किसका भाषण है, तो मैक्स मुलर का भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, तो वही मैक्स मुलर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत यानी सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 85 का राइट आंसर डी होगा, सुमित्रानंद पंत को। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता को ग्रामवासिनी भी कहा गया है। 86 का राइट आंसर सी होगा, ग्रामवासिनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। 87 का राइट आंसर डी होगा। और यह क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हिरोशिमा के लेखक कौन है। हिरोशिमा के लेखक कौन है, तो अज्ञ है। कौन है, तो अज्ञ है हिरोशिमा के लेखक। और अज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञ का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञ है, अज्ञ का पूरा नाम। और अज्ञ का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। और अज्ञ कौन सा चैप्टर लिखा है, यानी कौन सा पाठ को रचा है, यानी लिखा है, तो हिरोशिमा पाठ को लिखा है। और हिरोशिमा पर किसने बम गिराया, आपसे क्वेश्चन पूछता है। हिरोशिमा पर किसने बम गिराया, तो अमेरिका ने गिराया। किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया, तो हिरोशिमा के नागासाकी दो पर गिराया था। एक नागासाकी पर गिराया था और हिरोशिमा पर। तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम गिराया था, और जो कि अमेरिका ने। तो आप विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। और यह दोनों क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। 88 का राइट आंसर हमारा सी होगा, भगवान इंद्र को। और आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि दौधी जी के अस्थियों से क्या बनाया गया था, तो दौधी जी के अस्थियों से इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो इंद्र का वज्र बनाया गया था। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रैनर के पिताजी का नाम क्या था। रैनर मारिया रेल्के के पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रेल्के था। क्या था, तो जोसेफ रेल्के था। 89 का राइट आंसर हमारा डी होगा, जोसेफ रेल्के। और रैनर मारिया रेल्के ने कौन सा पाठ लिखा है, तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक यही रेनर मारिया रेल्के है। और रेनर मारिया रेल्के के पिताजी का नाम जोसेफ रेल्के था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेच रही थी। मगम्मा क्या बेचती थी, यानी क्या बेच रही थी, तो मगम्मा दही बेच रही थी। हमारा 90 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो 90 का राइट आंसर हमारा बी होगा, दही बेच रही थी। और मगम्मा दही कहाँ बेच रही थी, तो शहर में जाकर बेच रही थी। कहाँ बेच रही थी, तो शहर में जाकर बेच रही थी। और जो भी रुपया पैसा कमाती थी अपने बहुओं और बेटों के लिए लाता था, परंतु बहू से उतना प्यार नहीं मिलता था। और मगम्मा को बहू से हमेशा झगड़ा होता रहता था। और मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। और मगम्मा के परिवार में टोटल 4 आदमी था, एक पोता था, एक मगम्मा था, एक मगम्मा की बहू था, और एक मगम्मा का बेटा भी था। तो पोता और बेटा का अर्थ आप लोग समझते होंगे क्या क्या होता है, तो वह बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे। और मगम्मा का दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवादक कौन है, तो श्रीनिवास है। और श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था श्रीनिवास का जन्म। और मगम्मा कहाँ मिलती थी, तो रास्ते में मिलती थी। और रास्ते में क्या था, तो अमराई के कुआं था। क्या था, तो अमराई का कुआं था। और अमराई के कुआं के पास मगम्मा मिलती थी। और किससे मिलती थी, तो रंगप्पा से मिलती थी। और रंगप्पा कुछ उस रुपये और पैसे मगम्मा से उधार चाहता था, यानी कर्ज मांग रहा था, तो ताकि वो अपना जो भी जुआ खेल सके, वो जुआरी किस्म का व्यक्ति था रंगप्पा, ताकि जुआ वह खेल पाए। और इसीलिए इसके पुतों को, यानी मगम्मा के पुतों को शक हो गया कि सास के रुपए पैसे कहूँ ना ले ले रंगप्पा। इसी आशंका से वह बेचैन हो गई। तब अपने पोते के, यानी अपने बेटे मगम्मा की बहू का बेटा, मगम्मा का बहू का बेटा को वो अपने भेजा कि जाओ दादी के पास, यानी मगम्मा के पास जाओ, और तुझे वह मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगा, ऐसा कह रहा था मगम्मा।
मगम्मा ऐसा ही कह रहा था, मतलब मगम्मा की बहू ऐसा ही कह रहा था कि जाओ मगम्मा यानी दादी के पास, अगर मेरे पास आया तो मैं पीटूंगी। बस बच्चा मगम्मा के साथ आकर रहने लगा। मगम्मा भी उसे चाहती थी। धीरे धीरे बहू ने भी शहर में दही बेचने का धंधा अपने हाथों में ले लिया, यानी अपने ही खुद चलाने लगा। वो भी दही बेचने लगी और इसी प्रकार झगड़ा छूट गया और मगम्मा और उसके बहू और बेटे पोते चारों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो यही था कहानी। तो आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया, यह लगभग मगम्मा वाले दही वाली मगम्मा चैप्टर से लगभग 10+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने देर में हम रिवाइज करके पढ़ा दिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।